देखो संधान कर्म के बारे में स्टार्ट करते हैं कि संधान कर्म का डेफिनेशन अगर पूछे तो क्या बताया, ये शब्द कल्पद्रु का एक डेफिनेशन है। यहाँ पे बताया यदेव विच्छिन्न भवति कृत संधान निगमत संधान। तो संधान का मतलब क्या होता है, कोई ज्वाइनिंग या यूनाइटिंग, और जो जंक्शन होता है उसको अगर हम लोग कंबाइन करें उसको संधान बोलते हैं। तो संधान मीन्स द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कट और इंजर्ड ऑर्गन। कोई भी कट या इंजरी हो गया ऑर्गन का, उसको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संधान। तो आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे तीन चीजों का संधान के बारे में वर्णन किया है। कर्ण संधान, नासा संधान एंड ओष्ठ संधान के बारे में ये चैप्टर में तुम लोग को मिलेगा रेफरेंस। तो सबसे पहले जो विविड डिस्क्रिप्शन बताया है आचार्य सुश्रुत ने, डेट इज कर्ण बंधन के बारे में बताया कि कर्ण का, यानी जो हम लोग मॉडर्न में लोबुलोप्लास्टी बोलते हैं, अगर कर्ण में व्यथ हो जाए, इंजरी हो जाए, तो उसको कैसे संधान कर रहे हैं आचार्य सुश्रुत ने, वो यहाँ पे स्टार्टिंग के पैराग्राफ में बताया आचार्य सुश्रुत ने। तो एक सबसे पहले देखो, एक आइडिया बताया है कि जो हम लोग संधान करते हैं, कर्ण जो हम लोग विद करते हैं, उसको क्या क्या कारण से हम लोग कर्ण वेधन करते हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट वी डू द वेधन ऑफ द कर्ण। तो कर्ण वेधन करने का दो ही रीजन होता है, मकसद होता है, एक होता है रक्षा कर्म और एक होता है भूषण, आभूषण। तो कर्ण हम लोग जब वेधन करते हैं, पियर्सिंग करते हैं, तो मेनली क्या करते हैं, एज एन आभूषण, जैसे लड़के लोग क्या करते हैं, कानों में छेद कराते हैं, मेन आभूषण पहनने के लिए, ऑर्नामेंट्स पहनने के लिए। तो यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने भी वही बताया है कि कर्ण वेधन करने के लिए दो ही मेन रीजन, एक आभूषण और एक रक्षा कर्म। तो रक्षा कर्म यानी प्रोटेक्टिव मेजर्स कैसे बताया है कि कर्ण में अगर संधान करेंगे तो उसमें जो व्याधि उत्पन्न होगा, व्याधि उत्पन्न से क्या होगा, एक इम्यूनिटी डेवलप होगा कि अगर बाद में वहां पे कोई अगर मान लो इंजरी होता है तो उससे जो पीड़ा उत्पन्न होगा वो पीड़ा कम लगे, ठीक है, और वहां पे क्या है कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। तो इसलिए वेधन करने के बाद आचार्य सुश्रुत ने बताया वहां पे एक रक्षा का उत्पन्न हो जाता है, यानी प्रोटेक्टिव मेजर हो सकता है अगर हम कर्ण का वेधन करें तो रक्षा और आभूषण के लिए बालों के कानों में वेधन करना चाहिए। तो फिर आचार्य सुश्रुत ने ये बताया है कि जो कर्ण वेधन है ये हम लोग को कब करना चाहिए, जब बच्चे का जन्म होगा तब कितने महीने में करना चाहिए। तो वहां पे आचार्य सुश्रुत ने जी ने बोला है कि षष्ठे मासी सप्तमे वा, आइदर 6th मंथ या फिर 7th मंथ में हमको कर्ण वेधन करना है फॉर रक्षा क्रिया एंड आभूषण के लिए। ऐसे ही नहीं कर देना है कि छठे और 7वें मास में कोई भी दिन कर दिया। जब वहां पे शुक्ल पक्ष, जितने भी आयुर्वेद के जो हम लोग क्रिया करते हैं वहां पे अच्छे नक्षत्र में करते हैं, अच्छे शुक्ल पक्ष में करते हैं। तो कर्ण वेधन करना है शुक्ल पक्ष में देख करके छठे या 7वें मास में करना है हम लोगों को कर्ण वेधन, ठीक है। उसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो माँ करना, दैट इज जो छिद्र हम लोग करेंगे, मेनली क्या करते हैं उस टाइम, छिद्र करने से बालक तो बहुत रोएगा, तो इसलिए बालक को क्रीडन दे देते हैं, यानी कोई टॉय दे देते हैं हाथ में बालक को, ताकि वो रोए ना, वो उसमें डिस्ट्रैक्ट रहे और जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, उसको कर्ण को छेद कर दे। तो जो छेद करना है वो होता है देव आकृत छिद्र। तो छेद जो करना है वो होना चाहिए पर्टिकुलर एक छेद में बताया, दैट इज उसका नाम है देव आकृत छिद्र में क्या करना है, तो जो ईयर है ईयर का पियर्सिंग करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा है देव आकृत छिद्र, और सूर्य का अच्छा किरण होगा, प्रॉपर लाइट होगा तब करना चाहिए। धीरे धीरे दक्षिण हस्त में, यानी राइट हैंड फिजिशियन में क्या होगा, जो अपना इंस्ट्रूमेंट लेगा और उसको देव आकृत छिद्र जो है उसमें क्या करेगा, छेदन करेगा, ठीक है। और उसमें क्या करना, उसको गोदी में बैठाना है और उसको एक क्रीडन दे देना है, यानी खिलौना दे देना है बच्चे को, ताकि ध्यान थोड़ा बटा रहे, बच्चा रोएगा, ठीक है, तभी छिद्र करना चाहिए। उसके बाद मान लो अगर क्या होता है बच्चे का, अगर मान लो कर्ण जो है वो पतला हो, कभी कभार ऐसा हो सकता है ना, जो कर्ण जो पाली है, कर्ण पाली का मतलब होता है ईयर लोब्यूल, ठीक है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, कर्ण पाली आगे चल के भी आएगा, यहाँ पे कर्ण नहीं, कर्ण पाली है, यानी ईयर लोब्यूल्स। तो मान लो कभी कभार क्या होता है बच्चे का कर्ण बहुत पतला अगर हो जाए, ठीक है, तो उससे किससे छेदन करना चाहिए, तो सुई से छेदन करने के बोला है आचार्य सुश्रुत ने, ठीक है। देखो लिखा है यहाँ पे प्रतनूकक सूच्य, तूनक मीन्स होता है पतला, पतला जो ईयर लोब्यूल होगा तो उससे सुई से छेद करना होगा। अगर बहल होगा, अगर मोटा होगा, तो आचार्य सुश्रुत ने आरी से बताया है छेद करने के लिए। तो सुई से तथा मोटा हो तो आरी से वेधन करना चाहिए, अगर कर्ण पतला हो तो सुई से छेदन करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या स्टेप रहेगा, बच्चे के प्रथम मतलब अगर मान लो अगर कोई मेल चाइल्ड है तो उसके राइट ईयर में हमको छेद करना पड़ेगा, और अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसके लेफ्ट ईयर में हमको छेदन करना पड़ेगा, वेधन करना पड़ेगा, पंचर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली आयुर्वेद में बताया है जो जितने सारे कर्म है, जो मेल होते हैं उनको राइट साइड बताया करने को, और जो फीमेल होते हैं उनको लेफ्ट साइड बताया करने को। तो जो मेल चाइल्ड होगा उसको हम लोग राइट साइड
कान में भैया छेद। थोड़ा सा टॉपिक बता दीजिए ना, लेट से ज्वाइन हुआ। ओके, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कर्ण का वेधन विधि, मतलब आचार्य सुश्रुत ने जितने सारे लाइक इस चैप्टर में क्या बताया आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने एक रिकंस्ट्रक्टिव थेरेपी बताया है। जो भी मान लो अगर कोई भी वॉर, पहले का टाइम जितना सारा युद्ध होता था, वॉर होता था, उसमें क्या होता था, बहुत सारे लाइक आघात लगता था शरीर में, ठीक है, लाइक बॉडी में लाइक आघात लगता था, जिसके कारण मान लो अगर नोज में, ईयर में या ओस्ट में यानी पैलेट में अगर मान लो इंजरी होता था, तो उसको कैसे सुश्रुत जी कैसे प्लास्टिक सर्जरी करके कैसे वो उसको रिकंस्ट्रक्ट करते थे, उसका विधि इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम मेनली जो क्वेश्चन आता है संधान कर्म के बारे में ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, ठीक है। 16 नंबर चैप्टर सुश्रुत सूत्र स्थान के यहाँ पे रेफरेंस मिलेगा। नॉर्मली यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी आचार्य सुश्रुत ने कैसे कर किए है, किस प्रोसीजर से किया और कैसे किए है, ये हम यहाँ पे 3 प्रोसीजर पढ़ेंगे मेनली, एक कर्ण का, एक नाक का और एक ओष्ठ का। कर्ण, नासा और ओष्ठ का हम लोग यहाँ पे जो बंधन क्रिया है और कैसे उसको मैनेज करते हैं वो आचार्य सुश्रुत ने बताया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट पैरा में पढ़ रहे हैं कि अगर मान लो कर्ण का वेधन करते हैं तो उसमें क्या क्या हमारा इंडिकेशन होना चाहिए और किस तरह से हमको परफॉर्म करना चाहिए। वहां पे एक शॉर्ट में तुमको एक ब्रीफ आइडिया बताया है कि इसमें ये बताया है कि हम लोग 2 रीजन से करते हैं मेन वेधन कर्म, एक होता है रक्षा कर्म और आभूषण के लिए तो कान में वेधन करते हैं। उसके बाद बताया है अगर मान लो ये कोई शुक्ल पक्ष में करना है, अच्छे दिन करना है, कब करना है, मेनली 6th और 7th मंथ में वो कर्ण वेधन करना है, ठीक है। वहीं आचार्य बागभट्ट जी ने 6, 7, 8 मंथ 3 मंथ के बारे में बताया, पर सुश्रुत ने आइदर 6 या 7 मंथ बताया। तो कब करते हैं, मान लो बच्चा को लिए गोद में लिए, उसके बाद बल को मतलब बच्चे जो है उसको क्रीडन दे देंगे यानी खिलौना दे देंगे हाथ में, और उसमें कौन सा छिद्र में करना है छेदन, वो छिद्र का नाम है देवाकृत छिद्र, ठीक है। और एक जगह तुमको ये छिद्र का एक वर्णन आएगा जहां पे अगर तुम लोग कफ लिंगनाश पढ़ोगे जहाँ पे चालक में, तो वहां पर भी लिंगनाश में क्या करते हैं, वहां पर भी एक छेदन क्रिया करते हैं, वेधन क्रिया करते हैं, तो उसमें भी एक छिद्र का वर्णन है। तो ये बात की बात है। तो देवाकृत छिद्र में हमको पियर्स करना है, वेधन करना है, और उसके बाद वेधन किस कहाँ करना है, तो अगर मेल चाइल्ड हुआ तो उसके राइट साइड ईयर में करना है, और अगर फीमेल चाइल्ड हुआ तो उसके लेफ्ट साइड में कर्ण वेधन करना है, ठीक है। वेधन करने के बाद हमको उसके बाद उसको थोड़ा रोपण क्रिया भी करना होगा। तो रोपण किससे करेंगे, एक रुई का बत्ती बना लेते हैं, एक वर्ती बना लेते हैं रुई का, जिसमें हम लोग उसमें मेडिकेटेड ऑयल दे करके उसको जो ओपनिंग है जो वेधन करने के बाद उसको अंदर हम लोग छिद्र में डाल देते हैं, ठीक है। अदरवाइज छिद्र जो है बंद ना हो इसके छिद्र में हम लोग क्या करते हैं, बत्ती डाल देते हैं। तो ये तुम्हारा श्लोक नंबर 3 में बताया गया है। तथा पीछूवर्ती प्रवेश्य, मतलब पीछूवर्ती को प्रवेशन करना है अंदर, जो मेरा वेधन करके जो मैंने ओपनिंग बनाया, ठीक है। अब आते हैं श्लोक नंबर 4 में। श्लोक नंबर 4 में ये बताया है कि अगर वेधन अच्छे तरीके से हो गया तो हमको क्या साइन मिलना चाहिए। अगर मान लो वेधन करते समय अगर रक्त का या अधिक स्राव हो, अगर वहां से अधिक रक्त निकला हो और अधिक स्राव हो, तब हमको ये समझ लेना चाहिए कि वहां पे कोई भी उपद्रव उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मेरा जो एग्जैक्ट जो क्षेत्र में ट्राई कर रहा था दैट इज द देवाकृत छिद्र, वहां पे एग्जैक्टली अच्छे से मेरा वेधन हो गया। तो वहां पे रक्त होना चाहिए, बस 2 पॉइंट याद रखो, वहां पे रक्त का बहना चाहिए और अधिक स्राव होना चाहिए। शोणित बहुत्वेन वेदने च अन्य देश विधि मिति जानिए निरुपद्रव, तो कोई भी उपद्रव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 5 में क्या बताया गया है। श्लोक नंबर 5 में ये बताया गया है कि अगर देवाकृत छिद्र, अगर यहाँ पे मान लो अगर जो हमने छिद्र है जो है जिसमें हम लोग वेधन कर रहे हैं दैट इज द देवाकृत छिद्र, देवाकृत छिद्र, अगर वहां पे वेधन अगर ना हो, अगर उसके आसपास कहीं और दूसरी जगह अगर छिद्र हो जाए तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। तो ये याद रखना है कि देवाकृत जो छिद्र होता है उसमें 3 मर्मा जाते हैं, 3 मर्मा या फिर 3 सॉरी सिराए जाते हैं, ठीक है। सिराए वेन्स आसपास से जाते हैं। तो सिराए में क्या क्या सिराए जाते हैं, 3 सिराए जाते हैं, दैट इज उसका नाम याद रखना है, कलिका, मरमरिका एंड लोहितिका। तो ये 3 सिरा देवाकृत छिद्र के आसपास से गुजरते हैं। अगर ये 3 सिरा में अगर आघात लग जाए तो पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो अगर कालिका सिरा में अगर वेधन हो जाता है गलती से, तब पेशेंट को ज्वार, दाहा, शोथ और वेदना देखने को मिलेगा। नॉर्मली अगर हम छिद्र में अगर देवाकृत छिद्र में अगर वेधन करे तो उसमें क्या एक रक्त थोड़ा सा बह रहा था और अधिक थोड़ा स्राव हो रहा था, ठीक है। बट अगर पेशेंट को दाह, ज्वर, शोथ, वेदना हो जाता है तब समझना चाहिए कि कालिका वेधन में उसका लाइक कालिका जो सिरा है उसका वेधन हो गया है।
मरमरिका में अगर वेधन हो जाए तो इसमें वेदना, ज्वर और ग्रंथि का उत्पन्न होता है, ठीक है। और अगर लोहितिका में अगर वेधन हो जाए तो उसमें मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह और कर्णशूल होता है। तो लोहितिका में 4 कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है, किससे याद रखेंगे, MAS की मास्क, तो M से मन्यास्तंभ, A से अपतानक, S से शिरोग्रह और K से कर्णशूल। तो ये 4 कॉम्प्लिकेशन लोहितिका अगर शिरा का वेधन हो जाता है गलती से अनफॉर्चुनेटली, तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट बच्चे को दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना है, कलिका, मर्मरिका, लोहितिका 3 शिरा का स्थान है। अगर कलिका में वेधन हो जाए तो ज्वार, दाह, शोथ वेदना, मर्मरिका में अगर वेधन हो जाए तो वेदना, ज्वार, ग्रंथि उत्पन्न हो जाता है। लोहितिका में हम लोग कैसे याद रखें, मास्क से मन्यस्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह, कर्णशूल, ठीक है। तो ये हुआ श्लोक नंबर 5 का मीन। अब नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 7 में। तो ये बताया है कि अगर हम लोग कर्ण वेधन कर ले तो उसमें जो हम लोग जो पीछू वर्ती यूज कर रहे हैं वो कितने कितने दिन पे यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो जो पीछू वर्ती हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें क्या हम लोग मेडिकेटेड तेल यूज करते हैं, दैट इज तिल का कच्चा तेल। कच्चा तेल मीन्स द आम तेल। आम तेल जो तिल होता है, तिल का आम, लाइक तिल का कच्चा तेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आम तेल, ठीक है। वो क्या करना है, हमको परिसेचन करना है, यानी वो जगह को परिसेचन यानी थोड़ा धोना है। कब कब धोना है, 3-3 दिन इंटरवल पे, आज किए फिर 3 दिन बात करेंगे, फिर 3-3 दिन इंटरवल में तिल का कच्चा तेल यानी आम तेल जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे परिसेचन करना है, ठीक है। और उसके बाद जो वर्ती यूज हम लोग करेंगे वो उत्तर उत्तर मोटा होना चाहिए। यानी मान लो हम जो 3-3 दिन में जो वर्ती यूज कर रहे हैं, ये पहला दिन इतना मोटा वर्ती हुआ, उसके नेक्स्ट 3 दिन बाद इससे ज्यादा बड़ा मोटा वर्ती हुआ, उसके बाद वाला 3 दिन बाद और इससे बड़ा मोटा वर्ती हुआ। ताकि इसका क्या रीजन है मोटा वर्ती यूज करने का, उत्तर उत्तर, क्योंकि इससे जो छिद्र है वो बंद ना हो और उसका जो छिद्र है वो थोड़ा ओपनिंग थोड़ा बढ़ा रहे, इसलिए हम लोग जो वर्ती है वो उत्तर उत्तर मोटा प्रविष्ट करते हैं। और 3-3 दिन बाद परिसेचन करते हैं आम तेल के साथ। तिल का जो तेल है वो आम तेल जिसको हम बोलते हैं, उससे परिसेचन करना है। बट वहां पे आचार्य जो डलहन है, मतलब डलहन तो सुश्रुत के टीकाकार है, तो आचार्य डलहन ने क्या बोला, जो नीम का डंठी होता है, यहाँ पे तो वर्ती बताया आचार्य सुश्रुत ने, बट डलहन ने जो नीम का जो डंठी होता है, नीम का सीख, उसको नाम दिया एज एन वर्धनक, तो वो यूज करने के लिए बोला नीम का डंठी। वहीं आचार्य सुश्रुत ने आम तेल के बारे में बताया, आम तेल से जो वर्ती है उसको परिसेचन करके और वो वर्ती को वहां पे डाल देने के लिए उत्तर उत्तर मोटी प्रविष्ट करना चाहिए, और डलहन ने नीम का सीख यूज करने के लिए बोला है। बस ये याद रखो पॉइंट। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ रहा है। अगर इस चैप्टर में कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ये वाला पार्ट है। इसमें याद रखना है तुम लोग को, इसमें ये याद रखना है कि पहले एक कोट हम लोग पहले एक याद रखते हैं कि कर्णपाली रोग, मतलब इसमें हम लोग ये कोट से याद रखते हैं, देख लो, अगर कर्ण बंधन याद अगर कोई पूछे या फिर कर्णपाली का कोई उपद्रव पूछे, अगर कर्णपाली का कोई रोग पूछे तो वो कितना होता है ये याद रखना है। हम लोग RUE से याद रखते हैं। हाँ, तो कर्णपाली याद रखना, मैं कर्ण रोग नहीं बोल रहा, कर्णपाली का रोग बोल रहा हूँ। कर्णपाली का मतलब होता है ईयर लोब्यूल्स। तो कर्णपाली का रोग यानी अगर कर्णपाली कोई रोग पूछता है तो वो होता है 5। अगर कर्णपाली का कोई उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशन पूछता है वो होता है 10, जो आगे चलकर हम लोग देखेंगे। अगर कर्णपाली कोई बंधन विधि बोलता है तो वो होता है 15। तो RUB से 5, 10, 15, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बंधन पहले पढ़ रहे हैं, 15 टाइप्स ऑफ कर्ण बंधन। हम लोग क्या किए, कर्ण को लाइक वेधन करने के बाद हमको कर्ण का फिर बंधन भी तो करना पड़ेगा, तो आचार्य सुश्रुत ने 15 टाइप्स ऑफ कर्ण बंधन के बारे में बताया। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, डिस्क्राइब दी टाइप्स ऑफ कर्ण बंधन एज डिस्क्राइब्ड बाय आचार्य सुश्रुत, ठीक है। तो वहां पे 15 टाइप्स ऑफ कर्ण बंधन के बारे में लिखना होगा और उसका इंडिकेशन लिखना होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है पूरा। तो कैसे याद रखना है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो देखो 15 नाम है, 15 नाम याद रखना है। देखो, नेमी संधानक, पहला नाम हुआ नेमी संधानक। इस कार्य के लिए कर्ण संधान करने के लिए संक्षेप में 15 विधि होती है। तो आचार्य सुश्रुत ने 15 नाम बताए हैं। नेमी संधानक, उत्पल भेद्यक, वल्लूरक, असंकीर्ण, गंडकर्म, आहार्य, निर्वेदी, व्यायोजिन, कपाट संधिक, अर्ध कपाट संधिक, संक्षिप्त, हीनकर्ण, बल्डीकर्ण, यष्टिकर्ण, काकोष्ठ। टोटल 15 कर्ण बंधन विधि बताया। तो इसमें का जो सबसे पहला 10 है वो होता है साध्य कर्ण बंधन, और रेस्ट का जो लास्ट में जो 5 है वो होता है असाध्य कर्ण बंधन विधि।
ठीक है। तो ये वाला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 11 में ये टोटल साध्य कर्ण बंधन के बारे में बताया है। यहाँ पे टोटल 10 कर्ण बंधन के बताया है। एंड श्लोक नंबर 12 में 5, तो बाकी का जो 5 रेस्ट जो 5 है वो कर्ण बंधन के बारे में बताया, और ये असाध्य होता है। यहाँ पे लिख लेना, जो 12 नंबर का जो श्लोक है, जितने यहाँ पे 5 के बारे में बताया ये असाध्य होता है, और जो 10 यहाँ पे बताया श्लोक नंबर 11 में वो साध्य होता है। तो सबसे पहले देखो हम लोग नेमी संधानक के बारे में पढ़ते हैं। तो नेमी संधानक के बारे में हम लोग ये पढ़ते हैं कि किस कर्णपाली में हम लोग नेमी संधानक बंध मानेंगे। तो जो पृथु आयत और सम हो, जो पृथु आयत सम और उभय पाली हो, उसमें नेमी संधानक मानते हैं। तो पृथु आयत और सम वाले में हम लोग नेमी संधानक मानते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, कर्णपाली के दोनों भाग मोटे फैले हुए तथा समान, ये रहा, कर्णपाली के दोनों भाग मोटे मोटे, ठीक है, मोटे। पृथु मीन्स मोटा, आयत मीन्स जो फैला हुआ हो, ठीक है, और सब मीन्स जो समान हो, उसमें हम लोग नेमी संधानक बंध मानेंगे। उसके बाद आता है उत्पल भेदक, नेक्स्ट नंबर 2। उत्पल भेदक में हम लोग जो वृत्त हो, आयत हो और सम हो, मतलब जो गोल हो, दीर्घ हो और समान हो, उसमें उत्पल भेदक बंध मानेंगे। नेक्स्ट नंबर 3 इज वल्लूरक। वल्लूरक किसमें मानते हैं? जो वृक्ष हो, वृत्त हो और सम हो, यानी जो कर्णपाली जो छोटा हो, जो छोटी हो, गोल हो यानी वृत्त हो, जो सम हो, समान हो, उसमें हम लोग वल्लूरक बंध बांधते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 आता है आसंगी। आसंगी में कौन सा बंध बांधते हैं? अभ्यंतर दीर्घ पाली, अभ्यंतर दीर्घ पाली आसंगी। तो जो अभ्यंतर की तरफ हो, जैसे मान लो एक कर्णपाली है, ठीक है, ऐसे कर्णपाली यानी ईयर लोब्यूल्स है, एक होता है अंदर की तरफ, एक होता है बाहर की तरफ। बाहर वाले को हम लोग बाह्य दीर्घपाली बोलते हैं, और अंदर की तरफ हम लोग अभ्यंतर दीर्घपाली बोलते हैं। ठीक है। तो जो अंदर की तरफ हो यानी अभ्यंतर दीर्घपाली हो, तो उसमें आसंगीन बंध मानते हैं। तो आसंगीन बंध किसे मानेंगे? जो अभ्यंतर दीर्घपाली हो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आसंगीन किस मानेंगे? जो जिसकी भीतरी एक कर्णपाली दीर्घ हो, यानी अगर अंदर की तरफ होता है कोई भी पाली, तो उसमें एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ठीक है। जो अंदर की तरफ होता है एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, इट इज दीर्घपाली। नेक्स्ट इसको हम लोग बोलते हैं आसंगीन बंध मानेंगे। यदि बाहर की भैया, कर्णपाली, हाँ बोलो। ये जो आप बंधन बता रहे हैं, ये एयर लोब्यूल के बेसिस पे दे रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, ईयर लोबिन में जो हम लोग वेधन करते हैं, वो वेधन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? बंधन करते हैं। ठीक है। तो बंधन हम भैया लोग ये तो करेंगे। प्लास्टिक सर्जरी है, ये तो प्लास्टिक सर्जरी है ना, तो इसमें हम लड़का और लड़की क्या देख रहे हैं? मतलब अगर जिसको जहाँ प्रॉब्लम होगा उस एयर में कर देंगे। मतलब आप स्टार्टिंग में बोले ना लड़का को राइट में और लड़की को लेफ्ट, तो इसमें मतलब हाँ, प्रॉब्लम ये जहाँ देखो वहां कर देखो, दो। नहीं नहीं नहीं, ये वाला जो बताया है मैं बता रहा हूँ, ये जो श्लोक नंबर 3 बताया है, वो जस्ट 2 कर्म के लिए बताया है, रक्षा कर्म और आभूषण कर्म के लिए। हम लोग अगर लड़का हो तो राइट साइड में करेंगे, और अगर लेफ्ट साइड में अगर लड़की हो तो उसके लेफ्ट साइड में रक्षा कर्म के लिए और आभूषण के लिए लेफ्ट साइड में वेधन करेंगे। इसके ये वाला उससे कोरिलेट मतलब मत करना, ये वाला डिजीज के रक्षा और अकॉर्डिंग मत आभूषण करना। मतलब? आभूषण का देखो, जैसे मैंने बोला, रक्षा और आभूषण में क्या होता है कि पहले के टाइम में जैसे बहुत सारे संस्कार विधि होते थे, उसी में से एक संस्कार विधि होता था कर्ण संधान संस्कार। तो उसमें कान के अंदर, कान में छेद करते, तो अभी के टाइम जैसे करते हैं ना लड़के लोग में से कान में छेद कराते हैं, तो उस टाइम भी बच्चे लोग जब होते थे 6 मंथ या 7 महीना में, 6 या 7 महीना में वहां पे कर्ण लोग संधान करते थे। तो वहां पे कर्ण संधान किस लिए करते थे? 2 रीजन से करते थे आचार्य सुश्रुत ने। एक होता था आभूषण के लिए, यानी ज्वेलरी, आगे चल के मान लो बच्चा ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं तो उसके लिए, और एक होता है रक्षा कर्म। तो रक्षा कर्म यहाँ पे किस लिए बताया है? रक्षा कर्म इसलिए बताया, मान लो अगर वहां पे वेधन कर देते हैं, तो वहां पे एक क्या होता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म उत्पन्न होता है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है बच्चे का, कि अगर बाई चांस बाद में जाकर के अगर कोई वेधन लगता है, इंजरी होता है, तो उस वो दर्द को सहन कर पाए वो बच्चा। ठीक है, इसलिए वहां पे रक्षा कर्म का बारे में बताया। और रक्षा कर्म एक बार इंसिजन वेधन करने से वहां पे क्या होता है, बहुत सारे इम्यून मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से इसलिए आचार्य सुश्रुत ने रक्षा कर्म का एक बताया पॉइंट, और आभूषण कर्म के बारे में बताया है। गण वेधन क्यों करते हैं 6ठे और 7वें मास में। ठीक है, इससे उससे कोरिलेट मत करना, ये वाला अलग ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया कि कर्ण वेधन क्यों करते हैं बच्चों को, और यहाँ पे बताया है कि जितने सारे कर्ण बंधन टाइप है, जो अगर मान लो कर्ण ईयर लोबे में कोई आघात इंजरी लग जाते हैं, तो किस कंडीशन में कौन कौन सा बंध बांधेंगे, वो यहाँ पे बताया। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? हाँ हाँ भैया। तो देखो
अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हम लोग इसमें थे आसंगीन में थे। तो आसंगीन किसमें हम लोग बांध रहे थे? आभ्यंतर जो हो, जो अंदर की तरफ हो और दीर्घपाली हो, उसमें आसंगीन बंध बांधते हैं। गंडकर्म, गंडकर्म देखो ये हम लोग आभ्यंतर की तरफ बांध रहे थे, और गंडकर्म हम लोग जो बाहर की तरफ हो, बाह्य दीर्घपाली, उसमें हम लोग गंडकर्म बांध रहे थे। अब देखो याद कैसे करते हैं। नेमी संधानक, तो नेमी संधानक ऐसे याद रख लो, पास, PAS पास, और उत्पल भेदक वास, VAS वास, ठीक है। और वल्लूरक यानी हवस, HBS, ठीक है। पास वास हवस, तो P से होता है पृथु, A से आयत और S से सम, ठीक है। उत्पल भेदक कैसे याद रखेंगे? वस यानी V से वृत्त, A से आयत और S से सम। और वल्लूरक किससे याद रखेंगे? हवस यानी H से ऋष्व, V से वृत्त और S से सम। तो ये होता है वल्लूरक का। आसंगीन किसमें करेंगे? AD और BD। आसंगीन में यानी AD यानी आभ्यंतर दीर्घपाली, गंडकर्म BD यानी बाह्य दीर्घपाली। तो ये हमने 5 याद किया, ठीक है, कौन सा वन कहाँ पे यूज करेंगे। अब आते हैं नंबर 6 नंबर पे। नाम देखो, ये 15 नाम याद किसी भी तरह से करना होगा, इधर सीरियल वाइज ही कर लो या फिर 5-5 करके याद कर लो। ये वाला, ठीक है, ये 15 नाम याद करना होगा, ठीक है। एयर लोब्यूल, एयर का लोब्यूल का भी फीचर याद करना होगा। हाँ, ये वाला फीचर अगर आता है 15 मार्क्स का, तो ये सारे फीचर याद करना होगा, ठीक है। अब आते हैं नंबर 6 जो है आहार्य। आहार्य किसमें करते हैं? देखो, अपाली जिसमें कोई पाली ही एब्सेंट हो, और जो उभय हो, मतलब जो जिसमें पाली ही एब्सेंट हो, उसमें आहार्य कर्म करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है, यदि पाली का एक भाग स्थूल, नहीं ये दूसरा है, ये रहा, जब दोनों और कर्ण पाली ना हो, जब दोनों साइड ना हो, नाइदर अभ्यंतर हो नाइदर दीर्घ, नाइदर अभ्यंतर हो नाइदर बाह्य हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? आहार्य बंधन करते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 इज द निर्वेधिम। तो निर्वेधिम किसमें करते हैं? मतलब मेनली छिंड पुत्रिका आश्रित, ठीक है। यानी निर्वेदित देखो लिखा है, यदि दोनों कर्णपाली मूल से ही छिन्न हो, तो पुत्रिका के शेष भाग का आश्रय करके निर्वेदित बंद करना चाहिए। तो निर्वेदित कैसे याद रखेंगे? तो छिन्न पुत्रिका, ये बस याद करने के लिए बोल रहे हैं। छिन्न पुत्रिका मतलब हम लोग वेद निर्वेदित मतलब किसमें करते हैं? मेनली पुत्रिका निर्वेदित करते हैं। ये ऐसे कोड याद रख लो, छिन्न पुत्रिका में निर्वेदित, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखो देखते हैं व्यायोजिन। ये थोड़ा डिफिकल्ट है टॉपिक, बट ये लेकिन याद करना है, ठीक है। व्यायोजिन किसमें करना है? स्थूल अणु सम विष, स्थूल अणु सम विष पाली में। स्थूल मीन्स मोटा, अणु मीन्स छोटा, सम मीन्स इक्वल, एंड विष मीन्स थोड़ा लाइक एबनॉर्मल, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब विषम मीन्स होता है कि मतलब जो एक समान और दूसरा विषम, मतलब एक सही और दूसरा खराब, मतलब एबनॉर्मल हो, उसको विषम बोलते हैं। तो उसमें व्यायोजिन करते हैं, व्यायोजिन। तो ये जिम से याद रख लो कि जिम हम लोग कब जाते हैं? जब कोई आदमी मोटा रहता है, ठीक है, मोटा अगर रहता है तो उसको लाइक कम करने के लिए, अणु करने के लिए जिम जाता है। अगर सम है तब जाता है, अगर विषम है तो तब जाता है जिम। तो व्यायोजिन से जिम पकड़ लो, तो जिम से क्या होता है? स्थूल आता है, अणु आता है, सम और विष। तो ये याद रखने के लिए बस ऐसा है। व्यायोजिन में हम लोग इस कंडीशन में हम लोग कर्ण बंधन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कपाट संधि। कपाट संधि में क्या करते हैं? आभ्यंतर दीर्घपाली, आभ्यंतर दीर्घपाली और अल्पपाली। तो जैसे हम लोग पढ़े थे कि अभ्यंतर दीर्घपाली किसमें था? आसंगीन में था, और बाह्य दीर्घपाली किसमें था? गंडकर्म में था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, कपाट संधि में बस अल्पपाली ऐड हो जा रहा है, तो बाकी क्या वैसे ही है। आभ्यंतर दीर्घपाली प्लस अल्प अगर हो जाए तो उसमें कपाट संधि करेंगे। अगर अर्ध कपाट संधि किसमें करेंगे? अगर बाह्य दीर्घपाली प्लस अल्प हो, ठीक है, BD प्लस अल्प हो तो हम लोग अर्ध कपाट संधि करेंगे, और अगर AD प्लस अल्प हो तो उसमें हम लोग कपाट संधि। भैया हाँ, जो कॉमन टर्म्स यूज कीजिए, एकदम एकदम प्योर हिंदी है, प्योर संस्कृत मेरे दिमाग से ऊपर जा रहा है। ये वाला है, देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक है ना, कॉमन टर्म, एक्चुअली इसमें तुम लोग को यही याद करना पड़ेगा, संस्कृत टर्म, इसलिए थोड़ा तुम लोग के लिए समझने में डिफिकल्ट हो जा रहा है। समझना नहीं, इसमें बस याद करना है ना कि कौन सा कंडीशन में हम लोग कौन सा बंधन करेंगे, ठीक है। वो मुझे कंडीशन भी क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, मतलब कंडीशन भी नहीं समझ में आ रहा है। तो मतलब नाम समझ में आ रहा है कि ये करेंगे हाँ, बट कंडीशन मैं, क्लियर अच्छा नहीं ठीक हो है, रहा है मुझे।
मैं फिर से ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो ये कंडीशन, मतलब इसमें समझना तुम लोग को मुश्किल होगा कि मेन इसमें क्या है, याद रखना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगा इसके बाद, एक बार मैं इसको पूरा कवर कर दूं, ठीक है, उसके बाद फिर से मैं रिपीट करूंगा इसको स्टार्टिंग से, ठीक है। तो देखो ये 10 होता है अभी, ठीक है, इतना अभी याद रखो कि ये जो हम लोग ने 10 पहला 10 नाम पढ़ा वो होता है साध्य कर्ण बंधन व्याधि, मतलब जो साध्य मतलब जो ट्रीटेबल होता है, उसमें हम लोग जो पहला 10 हम लोग ने याद किया वो होता है साध्य कर्ण बंधन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रेस्ट जो 5 बच जाता है वो होता है असाध्य। तो उसमें क्या क्या रेस्ट बच गया है, संक्षिप्त, हीन कर्ण, वल्लीकर्ण, जस्टीकर्ण और काकोष्ठ, ठीक है। ये रेस्ट जो 5 है वो असाध्य होता है। तो वही संक्षिप्त किसमें करते हैं, मेरी शुष्क शस्कुली, ये अब मैं नाम लास्ट में आता हूँ। हाँ, हीन कर्ण किसमें करते हैं, जो मांस छेड़ हो गया हो, मतलब मांस जो होता है वो थोड़ा छेड़ हो गया हो, उसमें हम लोग हीन कर्ण करेंगे या हीन कर्ण बंधन करते हैं। वल्लीकर्ण किसमें करेंगे, जो कर्णपाली तनु हो, विषम हो, अल्पपाली हो, उसमें वल्लीकर्ण करेंगे। यष्टिकर्ण किसमें करते हैं, यष्टिकर्ण जो पाली कर्णपाली ग्रंथि हो और मांस तब्द या फिर सीरा सूक्ष्म हो, ठीक है, उसमें हम लोग यष्टिकर्ण करेंगे। काकोष्ठ किसमें करेंगे, जिसमें मांस नहीं होता है, निर्मांस और अल्प शोणित होता है, यानी अल्प रक्त होता है, अल्प ब्लड सर्कुलेशन होता है जिसमें, और जिसमें मांस प्रेजेंट नहीं रहता, अल्प मांस होता है, उसमें काकोष्ठ बंद करते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा इसको, इसके बाद वाला देखते हैं। तो उसके बाद देखो बताया गया है कि नेक्स्ट श्लोक नंबर इसमें आते हैं 16 नंबर श्लोक में। तो देखो 16 नंबर श्लोक में ये बताया है कि अगर उस टाइम मान लो हमको अगर प्लास्टिक करना है तो उसमें हम लोग कहाँ का एरिया यूज करेंगे। तो ऐसा तो कहीं नहीं कि हम लोग कहीं से उठा करके हम लोग ने वहां पे फ्लैप बैठा दिया या वहां पे बंधन लगा दिया। तो उसमें ये बताया है कि जो हम लोग यूज करते हैं पार्ट वो होता है गंड प्रदेश, यानी जो गाल का पार्ट होता है, चिक वाला प्रेजेंट, चिक वाला एरिया, कपोल स्थल, गंड प्रदेश, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, लाइक पार्ट निकाल करके जहां पे हमको बंधन करना है, मान लो ये नासा है, हाँ ये नोज है, नोज का मान लो ये वाला पार्ट कट गया किसी कारण से, उसके बाद ये देखने में कैसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब हमको ये जगह को फिलअप करना है, ये जो कट गया फिलअप करने के लिए हम लोग कहाँ का हिस्सा यूज करेंगे, यानी जो चिक एरिया है यानी गाल का जो हिस्सा है उसको काट करके हम लोग वहां पे यहाँ पे फ्लैप बैठाते हैं, ठीक है। उस टाइम का आचार्य ने जब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते थे तो कपोल स्थल से यानी गंड प्रदेश से, गाल के स्थान से लाइक मांस निकाल करके यहाँ पे बैठाते थे, ठीक है। तो गंड प्रदेश याद रखना, कपोल स्थल याद रखना। और अब यहाँ पे एक छोटा प्रोसीड्यूर बताया, तो छोटा प्रोसीड्यूर बताया कि कैसे वहां पे लाइक रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीड्यूर करते थे आचार्य सुश्रुत में। तो यहाँ का मैं जस्ट एक साइन अप बता देता हूँ छोटा करके, कि उस समय पेशेंट क्या करते थे, पेशेंट को रखते थे एक लाइक खाली स्थान पे जहाँ पे ज्यादा हवा नहीं चल रहा हो, ठीक है। पेशेंट को क्या खाना देते थे, हल्का भोजन देते थे, ठीक है, ज्यादा भारी खाना नहीं खाने देते थे। एक जगह पे रखते थे और वहां पे क्या करते थे, सारा सामग्री को हम लोग कलेक्ट कर लेते थे आचार्य सुश्रुत, क्योंकि जो जो इंस्ट्रूमेंट उनको लगेगा वाया ये सर्जरी करने के लिए वो सारा इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट कर लेते थे। और उसके बाद कुछ मेडिसिन, कोई चूर्ण वगैरह जो रोपण क्रिया करे वो सारा मेडिसिन कलेक्ट कर लेते थे। उसके बाद पेशेंट जो लघु भोजन दे करके रखा है पेशेंट को लेकर के आते थे। उसके बाद जो भी उसमें छेदन, भेदन, लेखन और वेधन वाला प्रोसीड्यूर है वो उचित जो कार्य है उसको सुश्रुत आचार्य जो भी है वो कर्म को करेंगे, अप्लाई करेंगे पेशेंट के ऊपर, ठीक है। अगर मान लो किसी कारण से जब वो रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीड्यूर कर रहे हैं उस कारण से अगर मान लो वहां पे कोई वायु का दूषित हो गया है, वायु से दूषित रक्त हो गया है, ठीक है। अगर मान लो कोई कारण से जब वो विधि प्रोसीड्यूर कर रहे हैं, अगर ये कोई भी छेदन, भेदन, लेखन या वेधन प्रोसीड्यूर आचार्य सुश्रुत या फिर कोई भी कर रहे हैं वहां पे, अगर वहां पे वायु से अगर मान लो रक्त दूषित हो गया हो तो उसमें क्या यूज करेंगे, मेडिसिन, कांजी और गर्म जल यूज करते हैं, ठीक है। अगर मान लो पित्त से दूषित रक्त हो गया है तो उसमें ठंडा पानी या दूध यूज करते हैं, क्योंकि पित्त क्या उष्ण प्रॉपर्टी है, उसको सबसाइड करने के लिए ठंडा पानी या दूध का इस्तेमाल करते हैं आचार्य सुश्रुत, ठीक है। कफ से अगर मान लो दूषित हो गया है तो उसमें सूरामंड का यूज करते हैं, ठीक है। अगर मान लो वायु के साथ अगर दूषित रक्त हो गया हो तो उसमें कांजी का यूज, पित्त के साथ दूषित रक्त हो गया उसमें ठंडा पानी या दूध का यूज, कफ के साथ अगर दूषित रक्त हो गया हो तो उसमें सूरामंड का यूज, यहाँ से यही याद रखना है। उसके बाद हम लोग क्या किए, विशिएटेड जितने सारे दोष है उसको हम लोग
स्टेबलाइज कर लिए, करने के बाद उसमें क्या करेंगे, रोपण क्रिया करेंगे। किससे? घृत और मधु से रोपण क्रिया करेंगे। वहां पे एक कपाल चूर्ण के बारे में आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि कपाल का नाम पे एक चूर्ण होता है जिसको वो जगह पे छिड़क देते हैं। छिड़क देने से वहां पे क्या होता है, वो अच्छे से रोपण क्रिया हो जाता है। ठीक है, तो कपाल चूर्ण यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने यूज किया है, ये याद रखना। और ये प्रोसीड्यूर एक बार रीड करना। उसके बाद हम लोग आते हैं कि कौन भैया कौन ये कौन कोई सा, इंग्लिश में कहीं नहीं लिखा हुआ है चैप्टर? मैं दूंगा वाला इंग्लिश वाला भी पार्ट दूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ से इजी एक्सप्लेनेशन तुम लोग को समझ आएगा। उसके बाद इंग्लिश वाला मैं सेंड करूंगा तुम लोग को। ये जो कॉन्सेप्ट है, अब इसको ये कॉन्सेप्ट लेकर के रीड करना है, ठीक है, इंग्लिश वाला। उसके बाद देखना और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। अभी मैं जो बोल रहा हूँ बस उसी को सुनो। ठीक है, अब कौन कौन से हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशन करते हैं, कौन कौन से क्रिया में हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशन करते हैं, कि कौन कौन से कर्ण बंधन तो हम लोग हर जगह नहीं करेंगे, कहीं कहीं कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है। जैसे मान लो अगर पेशेंट कोई दिन में शयन किया हो, व्यायाम करता हो, अति भोजन करता हो, स्त्री संभोग करता हो, अग्नि से या सूर्य से ज्यादा ताप अगर करता हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, ये प्रोसीजर नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब नेक्स्ट आते हैं कि श्लोक नंबर 19 में, श्लोक नंबर 19 में कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया है। अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, ठीक है, तो उस कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या अराइज होता है वो बताया है। तो देखो, अगर मान लो बंधन कर रहे हैं कर्णपालिका, ठीक है, अगर मान लो बंधन कर रहे हैं कर्णपालिका, अगर उसमें से अशुद्ध रक्त या जो इम्प्योर ब्लड है उसमें से ज्यादा निकलता है, या फिर अशुद्ध रक्त निकलता है, या फिर वो ब्लड जो है ज्यादा निकलता है, ठीक है, और अथवा जो रक्त है वो बहुत कम निकलता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमको लाइक ये बंधन क्रिया नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर वात दूषित रक्त हो जाता है, क्योंकि वात दुष्ट रक्त में संधान करने से, अगर मान लो कोई कारण से वो जगह में वात दुष्टि हो गया संधान करने से, तो उसमें एक रोग का बारे में बताया, परिपोट रोग। अगर मान लो कर्ण संधान हम कर रहे हैं, करने से हमने देखा कि यहाँ पे वात दुष्टि हो गया, वात दुष्टि से कौन सा डिजीज उत्पन्न होता है, दैट इज द परिपोट रोग। वही पित्त दुष्ट अगर रक्त हो जाए तो उसमें दाह, पाक, राग और वेदना होता है। अगर कफ से वो दूषित ब्लड, अगर रक्त अगर विशेटेड हो गया, तो उसमें इचिंग होता है, पेशेंट को स्तब्ध हो जाता है जगह। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लिकेशन जो अराइज करता है ड्यूरिंग दी कर्ण संधान विधि। अब नेक्स्ट उसमें आता है कि वही जो मैंने बताया कि जो हम लोग उसमें आम तेल यूज करते हैं परिषेक करने के लिए, धोने के लिए, 3-3 दिन पे हम लोग आम तेल यूज करेंगे, कच्चा तेल